शैलेंद्र जी, अगर शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं, चलिए फिलहाल के लिए, अगर शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच में कोई समीकरण बनता है तो अभी जो लैकिंग है शिवपाल यादव की पार्टी के पास, क्या संसाधन, नेटवर्क, लोग, प्रशासन, शासन, ये सब एक झटके में प्रचुर मात्रा में भाजपा उपलब्ध करा देगी, बियॉन्ड लिमिट। और उसके बाद इनका उन तमाम उन बेल्ट्स में विशेष तौर पर उपयोग करना चाहेगी, जो अपर्णा का नहीं हो सकता, वो दूसरा केस है बिल्कुल। उनकी सिर्फ परसेप्शनल वैल्यू है कि अखबार में छप गया, सोशल मीडिया पे आ गया कि भाई मुलायम सिंह जी की बहू। बाकी वो आजमगढ़ से चुनाव थोड़ी लड़ सकती, लड़ेंगी तो क्या लड़ेंगी। लेकिन शिवपाल यादव को आप एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई से लेके फिर कुशीनगर, पडरौना, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जो समाजवादी पार्टी का बेल्ट है, वहां भाजपा पर इस्तेमाल करना चाहेगी। शैलेंद्र दुबे जी जी अमिताभ जी, बिल्कुल। देखिए, अभी एक सभा के साथी जो कह रहे थे, टेक्निकल पॉइंट भी मैं साफ कर दूं कि 2017 के परिणाम के बाद जब प्रसपा का गठन होता है तो समाजवादी पार्टी ने कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं की शिवपाल जी के खिलाफ कि नहीं आपने अलग पार्टी का गठन कर लिया है, आपकी जो सदस्यता है उससे भी आपको जो बाहर करने का, ऐसा कोई। तो ये सिर्फ जो है कहना बड़ा ही हास्यास्पद है। कभी भी न तो काडर ने ऐसा महसूस किया कि ये कभी अलग दिखाई देते हैं, जो आप कह रहे थे परसेप्शन यही है काडर के बीच में कि वो एक संयुक्त तौर पे एक परिवार के रूप में है, पहली बात। अब दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि क्या परिस्थिति बन सकती है, तो जिस तरह की इक्वेशन है वो इस बात की प्रबल संभावना है कि शिवपाल जी भाजपा को अब ज्वाइन करेंगे। कारण क्या है कि मुलायम सिंह जी अब कोई चुनाव लड़ने वाले हैं नहीं, और 2027 तक प्रदेश की राजनीति में शिवपाल जी को अपने लिए कोई विकल्प है नहीं। अब रहा 2024 में भी भाजपा का विकल्प कोई भी क्षेत्रीय दल पूरे देश में दिखाई देता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बसपा जैसा एक बड़ा एस्टैब्लिश क्षेत्रीय दल जब वो राजनीति करने में सहज नहीं अपने को महसूस कर रहा है, और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, जितने भी देश के अंदर बड़े राज्य हैं वहां पर छोटे दलों का कोई अपने दम पर कोई जो है अस्तित्व नहीं बचा हुआ है। ये कोई छोटा गोवा राज्य, गोवा जैसा राज्य नहीं कि भाई 1-2 सीट लेके आप सरकार बनाने और बिगाड़ने की भूमिका में आप रहते हैं। यहाँ 1-2 सीट अगर ले भी आते हैं तो वहां आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। तो इससे बेहतर यह है कि वो स्वयं के लिए साथ में जो उनके साथ में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको भी जगह दिलवाने की स्थिति में हो और अपने बेटे के लिए भी। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अब शिवपाल जी इस कॉल को लेना चाहेंगे। मतलब ये तो वो मान के चल रहे कि भाजपा में जाएंगे, ऑप्शन पर चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा जाएंगे तो फिर और बाकी क्या कितने लोगों का एडजस्टमेंट होगा। बात यहां तक पहुंच गई। दुबे जी, अमिताभ जी, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपका अपना मूल्यांकन हो सकता है, और बाकी जिन संभावनाओं पर आप बात कर रहे हैं वह संभावनाएं क्या है क्या नहीं है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और शिवपाल जी क्या सोच रहे हैं, हमारी पार्टी में क्या सोच रहे हैं, इन किसी भी चीज पर मैं यहाँ तो जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि परिवार टूटने का दर्द होता है। मैं स्वतः नहीं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का कुनबा इस तरह बिखरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि घर फूटे केकर भल भयऊ, रावण बाली दूनों घर गयऊ। तो घर की फूट से ही रावण हो या बाली, इतने बड़े बड़े राजाओं के साम्राज्य का विनाश हो गया। अब आप देखिए कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी के अक्षम नेतृत्व और सत्ता के लिए उनकी जो लोलुपता है और पार्टी पर पूरी तरह से काबिज होकर पूरी पार्टी में एक व्यक्तिवाद चलाने की जो उनका हट है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी में अंदर खाने बहुत बड़ा विद्रोह। आपने देखा कि अपर्णा आई, चाचा जी की क्या स्थिति है, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के लगभग ठीक ठाक जितने भी नेता हैं वह समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं न कहीं चले जाएंगे। गोस्वामी जी ने फिर कहा है ना कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन के बासा। तो ये लंका हो गई है। जी। अब
जहां शरीफ सज्जन लोगों का गुजारा हो नहीं चंद्रशेखर जी, आनंद दुबे कह रहे हैं कि भाई लंका में कोई जो विभीषण है, शरीफ है, संत प्रकृति का आदमी है, वो कैसे रहेगा बताइए। अब वो मानस को उद्धृत कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि आनंद दुबे जी आज रामचरितमानस के मार्फत जो है वो आज जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आज शिवपाल जी को ये विभीषण कहे, राम कहे, बाली कहे, परिवार को राह पर लाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो रामचरितमानस का उदाहरण इसलिए दिया ताकि कम से कम गुमराह परिवार राह पर आए, कम से कम पार्टी में। भाई रामचरितमानस को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कम से कम रामचरितमानस को अध्ययन करने की जरूरत है। मैं रामचरितमानस गुमराह करने के लिए कह रहा हूँ। रामचरितमानस समाजवादी पार्टी को हर वक्त प्रेरणा दे रही है कि हमको ये जो साम्राज्य खड़ा है या जो झूठ का साम्राज्य है इसको हटाना है और जनता हमारे साथ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी अपने गठन अब तो 27 में हटाओगे या 24 में तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा वो है नहीं। समाजवादी पार्टी एक बड़ी विजय लेके आई है, 125 सीट हम जीते हैं। हम कोई छोटी, कोई पहले जैसा हमारी स्थिति नहीं है। आज समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है, बहुत मत प्रसों में भारी बढ़ोतरी लेकर के इनके लिए बड़ा चैलेंज लेके आई हुई है। और नहीं, वही तो मैं कह रहा, आपने चैलेंज बढ़ाया, उन्होंने डोज बढ़ा दी। अमिताभ जी, आपका चैलेंज छोटा था तो वो अपर्णा को लाए, आप कह रहे हो हमने चैलेंज बड़ा कर दिया, उन्होंने शिवपाल जी को इशारा कर दिया कि आ जाओ। पिछले अरे अब आप और चैलेंज बड़ा कर दोगे तो उसके बाद फिर कौन बचता है भैया। पिछला 5 साल भी लगातार इन्होंने बाली और सुग्रीव में कंफ्यूज रहे। शिवपाल जी को कभी सुग्रीव बोलते रहे, कभी बाली बोलते रहे, और लास्ट में वो जो है दूसरे रूप में चुनाव में इनको मिल गए। अब ये फिर डोरे डालना की बात, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जैसा अभी दुबे जी ने कहा, इनके शब्दों को केवल मैं इसको वो कर रहा हूं, अपने शब्दों में बोल रहा हूं कि ये फिर इनकी प्रक्रिया। विश्वास रखिए आप। ठीक, दीपक जी, ये बाली, सुग्रीव, विभीषण, ये क्या चल रहा है मामला? बाली, सुग्रीव चंद्रशेखर जी रुको ना एक मिनट, रुको चंद्रशेखर भाई, रुको जी। अमिताभ जी, शिवपाल जी की स्थिति यही है कि तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़ा होके तो डूबा नहीं जाता। दीपक मिश्रा जी, अगर हम किनारे खड़े होते तो आज चर्चा के केंद्र में होते, हमारा किरदार कमजोर होता तो आज आप जैसा विभूति, जिसे मैं कभी कभी पत्रकारिता का पराटकर भी कहता हूं, बैठ के इस पे चर्चा कर रहा होता। हम अगर चर्चा में है तो इसका मतलब कि हम तूफानों से पंजा लड़ा रहे हैं। आज राजनीति में असहमति का, प्रतिकार का और बहुत ही संस्कारिक प्रतिकार का सबसे बड़ा नाम तो शिवपाल जी हो गए हैं। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला भाई, सीधी सी बात थी, सीधी सादी बात थी, बेवजह उलझा दिया। वो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक थे, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी को बनाने में मैं फिर कह रहा हूं, शायद मैं समाजवादी पार्टी को बहुत करीने और करीब से जानने वाले व्यक्तियों में से एक हूं, जिसने आचार्य नरेंद्र देव जी से लेकर अखिलेश जी तक भी किताब लिखी है, जिसने कदमों से प्रदेश नापा है और बड़े बड़े पदों पर रहा। नेताजी, जनेश्वर जी, बाबू कपिल देव सिंह जी, रमाशंकर कौशिक जी के बाद बेनी बाबू और आजम खान साहब का भी नाम ले लेता हूं, के बाद सबसे ज्यादा योगदान शिवपाल जी का रहा है। आज की पीढ़ी, जिसमें से एक मैं भी हूं, जिसमें भाई चंद्रशेखर भी है, वह उस पीढ़ी के संघर्षों की कमाई खा रही है। जब हम याचक हैं, दाता तो है नहीं, पार्टी जिन्हें बनाई हो गए, तो हमें कम से कम सम्मान तो उन बुजुर्गों को देना चाहिए जिन्होंने दधीच की बाटी अपनी हड्डियां गलाकर अपनी पूरी जवानी दे दी। हम तो सिर्फ जवानी नारा देते रहे, एक बार सरकार नहीं आई तो इतने हो गए कि आधे से लोग भाग गए। मैं तो अभी कुछ नौजवान साथियों को देख रहा था, चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अपने आप को समाजवादी कहते हैं। लोहिया जाके नेहरू के खिलाफ लड़ गए थे, जितना असंभव था फिर भी लड़े। अच्छा, घर मकान बेच के चुनाव लड़े हारने के लिए, आगे कोई गुंजाइश नहीं। उनको मकान बेचने की जरूरत ही नहीं है, वो सरकार में 2-4 मकान वैसे ही ले चुके हैं।
इसके गवाह आप भी हैं, हम सब भी हैं जिनको टिकट मिला था। लड़ाई लड़नी चाहिए। आज समाजवादियों के हाथ से पर्चे खींचे जा रहे हैं। यह है शिवपाल यादव जी के न होने का या न के बराबर होने का असर।